हेलो दोस्तों। आज हम एक नया अध्याय और बहुत ही रुचिकर रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष उपस्थित हैं। और यह है आप हम सबके शरीर से संबंधित यानी मानव शरीर की फिजियोलॉजी जो होती है उसके अंतर्गत श्वसन और गैसीय विनिमय ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। और साथ में इसमें इंटरेस्ट भी रहता है क्योंकि अपने शरीर के बारे में हमको जानना है। तो आइए बिना देरी करते हुए और हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि कोई भी जो जैविक क्रिया होती है, ठीक है ना, वह कोशिका के अंतर्गत होती है। यानी सजीव कोशिका में जो जैविक क्रियाएं होती है उनमें से एक प्रमुख क्रिया को हम यदि देखें तो वो होती है उपापचय। यानी उपापचय की जो जैविक क्रिया है यह इसका क्या मतलब होता है? टूटने और जुड़ने की क्रिया। यानी उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म जो होता है यह दो चरणों में या दो प्रकार में देखा जा सकता है। वो कौन कौन सा है? एक उपचय है और दूसरा अपचय है। उपचय का मतलब होता है जुड़ना या संश्लेषित होना, ठीक है ना। और अपचय का मतलब होता है टूटना या विघटन, ठीक है ना। उपचय यानी एनाबॉलिज्म। तो आप जानते हैं कि शरीर में कोई भी जैविक जो क्रिया है उसके अंतर्गत कहीं कहीं पर कुछ चीजों का संश्लेषण भी होता है और कुछ चीजों का विघटन या उनका अपचय भी होता है। तो जिन क्रियाओं में कोई भी पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से बड़ा अणु संश्लेषित होता है, यानी कोशिका के अंदर जब छोटे छोटे अणुओं के द्वारा बृहद अणु का या बड़े अणु का संश्लेषण होता है तो वो कहलाती है एनाबॉलिज्म या उपचय की क्रिया। और जब वही कोई कोशिका के अंतर्गत कोई बृहद अणु टूटता है और छोटे छोटे अणुओं में वह विभाजित हो जाता है तो इस प्रकार के क्रिया को हम क्या कहेंगे? अपचय या कैटाबॉलिज्म कहेंगे, ठीक है ना। अब जो ये श्वसन है यह श्वसन एक प्रकार का अपचय है यानी कैटाबॉलिज्म की क्रिया है, ठीक है ना। तो श्वसन क्या है? ये कैटाबॉलिज्म क्रिया है जो जीवों की ऊर्जा का मुख्य आधार होता है। यानी यदि हम श्वसन को और तरीके से जानने की कोशिश करें तो आप ये समझ लीजिए कि प्राणियों के अंतर्गत यानी प्राणियों में ऊर्जा के लिए या ऊर्जा की आपूर्ति के लिए जब कोई भी बृहद कार्बनिक अणु टूटता है और एटीपी का संश्लेषण होता है, ठीक है, फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उत्पादन होता है, तो ऐसी क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। यानी श्वसन वह जैविक क्रिया है जिसमें एक बृहद कार्बनिक अणु जो होता है वह टूटता है और एटीपी का संश्लेषण होता है, तत्पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उत्पादन होता है, ठीक है ना। तो श्वसन जो होता है यह इसमें एक टूटने की क्रिया है। हम पहले भी बता चुके कि ये एक अपचय क्रिया है यानी कैटाबॉलिज्म की क्रिया है। इसलिए ये जो टूटने की क्रिया है ये कई बार ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। यानी किसी भी कार्बनिक पदार्थ को टूटने के लिए ऑक्सीजन के अणुओं की आवश्यकता होती भी है और नहीं भी होती है। इसके आधार पर ये दो प्रकार के श्वसन होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, ठीक है ना। तो वायवीय श्वसन का क्या मतलब हुआ कि जब कोई भी कार्बनिक अणु, जैसे मान लीजिए शर्करा है, वसी अम्ल है, अमीनो अम्ल है, प्रोटीन है, कोई भी जो अणु जो होता है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, ठीक है ना। यानी अपचयित होता है तो ऐसी स्थिति में अपचय होता है तो ऐसी स्थिति में एडीपी आईपी से जुड़कर एटीपी का संश्लेषण करता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। ऐसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? वायवीय श्वसन कहेंगे। और यह मुख्य रूप से उच्च कोटि के जो जीव होते हैं उनमें यह क्रिया होती है जो ऊर्जा का मुख्य आधार होती है और इसमें बहुत ज्यादा तादाद मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। दूसरी तरफ यदि हम देखें अवायवीय श्वसन, ठीक है ना, तो अवायवीय श्वसन के लिए क्या बता रहा है कि कार्बनिक अणु वही रहेंगे, वो टूटेंगे भी, लेकिन यह टूटेंगे किसकी? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है ना। तो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई भी कार्बनिक अणु टूटता है तो उसके पश्चात भी ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन यह ऊर्जा थोड़ा सा कम होती है, कम मात्रा में होती है। और इस ऊर्जा के उत्पादन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में एल्कोहल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ऐसी जो क्रिया होती है यह निम्न कोटि के जो जीव होते हैं उनमें होती है। जैसे मान लीजिए जीवाणु है, ईस्ट है, पैसियोला है, टीनिया है। और इसके अलावा जो उच्च वर्गीय जंतु है, प्राणी है, उनकी पेशियों में भी यह क्रिया देखने को मिलती है।
तो इस प्रकार से जो ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर यहाँ पर श्वसन या उपचय जो क्रिया है, अपचय की जो क्रिया है, यह दो प्रकार की होती है, एक वायवीय होती है और एक अवायवीय होती है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं वायवीय श्वसन को और थोड़ा विस्तृत जानने की, और उसके अंतर्गत हम कुछ और चीजें जानते हैं जो हम सभी के लिए नई है और कंपटीशन के माध्यम के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो वायवीय जो श्वसन है यह मुख्य रूप से दो चरणों में पूरा होता है, ठीक है ना। वायवीय जो श्वसन है वह दो चरणों में पूरा होगा, और उसमें पहला चरण क्या है, गैसीय विनिमय, और दूसरा होता है कोशिकीय श्वसन। यानी जो श्वसन की क्रिया है, चूंकि गैस कहाँ है, ऑक्सीजन कहाँ है, वातावरण में है, वातावरण से शरीर के अंदर ली जाएगी, और जो कार्बनिक अणु है वो कहाँ है, कोशिका और ऊतक में उपस्थित है। तो जब तक ऑक्सीजन कहां नहीं आएगी, ऊतकों तक नहीं पहुंचेगी, तब तक यह क्रिया पूरी नहीं होगी। तो इसमें दो चरण आ जाते हैं। एक पहला चरण क्या होता है, गैसीय विनिमय। अब सबसे पहले हम बात करेंगे गैसीय विनिमय। गैसीय विनिमय का मतलब होता है ऑक्सीजन को लिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाएगा, यानी कुल मिलाकर के कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की अदला बदली। इस अदला बदली में क्या हो रहा है, गैसीय विनिमय की जो क्रिया है यह दो प्रकार से होगी, एक प्रत्यक्ष होता है और दूसरा अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का क्या मतलब होता है कुछ प्राणी ऐसे हैं जो इस गैसीय विनिमय की जो क्रिया होती है सीधे वातावरण से करते हैं, यानी वातावरण से बिना किसी माध्यम के वो गैसों का विनिमय कर लेते हैं, ठीक है ना। यानी ऑक्सीजन को सीधे वातावरण से ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे वातावरण में विसर्जित कर देते हैं। और वो प्राणी कौन से हैं, जैसे मान लीजिए प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं अधिकांश क्या है, वातावरण से सीधे संपर्क में रहती है, और यह ऑक्सीजन को सीधे वातावरण से ले लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में विसर्जित कर देती हैं। यानी इस प्रकार के विनिमय में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। दूसरा हम देख लें अप्रत्यक्ष, जिसको हम इनडायरेक्ट कहेंगे। तो इनडायरेक्ट जो गैसियस एक्सचेंजिंग है, इसमें यदि हम देखें तो क्या होता है, इसके लिए चूंकि ये बहुकोशिकीय प्राणी है और उच्च कोटि के प्राणी है, तो ऐसे प्राणियों का जो शरीर है विस्तृत होता है, बड़ा होता है, और सभी कोशिकाएं जो होती है वातावरण के सीधे संपर्क में होती नहीं है। इसलिए कोई ना कोई ऐसा माध्यम की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा गैसों का यहाँ पे विनिमय होता है। और इसके लिए सबसे बढ़िया माध्यम क्या होता है, रुधिर। यानी रुधिर के द्वारा गैसों का पहले क्या किया जाता है, परिवहन किया जाता है, और परिवहन करने के बाद एक विशेष अंग के माध्यम से इनका विनिमय होता है, यानी ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर उत्सर्जित किया जाता है, ठीक है। तो जब कोई माध्यम उपस्थित हो, ठीक है, गैसीय विनिमय के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष गैसीय विनिमय कहेंगे। और इस प्रकार का जो विनिमय है वह एनिलिड्स, मोलस्क, कशेरुकी जो प्राणी होते हैं इन सभी में होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने श्वसन क्या है ये जाना, फिर श्वसन के प्रकार जाने, और इसके बाद जो श्वसन के जो चरण है इन चरणों को भी हमने देख लिया, अध्ययन कर लिया। अब थोड़ा सा एक कुछ महत्वपूर्ण बात बिंदु है जो प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इन बिंदुओं को ध्यान से समझना भी है और ध्यान से याद भी करना है। तो अब देखिए श्वसन अंग की हम बात थोड़ा सा कर लेते हैं। क्योंकि प्राणी हमारे आसपास जो भी हैं उनमें मुख्य रूप से श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं, और ये किन की बात हो रही है, अप्रत्यक्ष जिनमें गैसीय विनिमय होता है, ऐसे प्राणियों में वो कौन कौन से अंग हैं जिनके माध्यम से गैसों को शरीर से अंदर ले जाया जाता है या बाहर लाया जाता है। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले त्वचा। त्वचा के द्वारा जो गैसीय विनिमय होता है वो मुख्य रूप से इसमें देखें तो एनिलिड्स प्राणी है, जैसे केचुआ वगैरह देख लीजिए, ठीक है ना। और दूसरा क्या, एम्फीबियंस है। एम्फीबियंस में देख लीजिए मेढक वगैरह जो भी होते हैं, इनमें त्वचीय श्वसन होता है, ठीक है ना। इसी के अलावा इसमें देखिए जो श्वसन नलिका के द्वारा श्वसन, तो श्वसन नलिका के द्वारा श्वसन की हम बात करें तो इसमें सबसे प्रमुखता किसमें पाई जाती है, कीट। कीट जितने भी है अर्थोपोडन जो प्राणी होते हैं, जो स्थलीय अर्थोपोडन होते हैं, उनमें मुख्य रूप से श्वसन नलिका के द्वारा यानी ट्रैकियल श्वसन इनमें पाया जाता है। फिर देखें फ्लोम या गिल्स के द्वारा, तो फ्लोम जो होता है ये क्रस्टेशियंस है, जलीय कशेरुकी है और मोलस्कन जो प्राणी होते हैं, इन सब में जो है फ्लोम या गिल्स के द्वारा श्वसन होता है। फिर बुक लंग्स, जिसको पुष्प फुफ्फुस कहते हैं, तो बुक लंग्स या पुष्प फुफ्फुस जो होता है, यह बिच्छू जो होता है, ठीक है ना, तो बिच्छू में ये श्वसन अंग पाया जाता है। इसी प्रकार से एक प्राणी होता है जिसको कहते हैं कछुआ।
कछुआ में जो श्वसन होता है वह अवस्कर या क्लोएका के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे अंग थे जो श्वसन की क्रिया में यानी गैसीय विनिमय में काम आते हैं और जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होते हैं, उनको हमने आपसे शेयर किया, आपसे साझा किया। इसी प्रकार से कुछ और कल या अगले वीडियो में हम लेके आएंगे कोशिकीय श्वसन क्या है और मनुष्य में श्वसन के जो अंग हैं, मनुष्य का जो श्वसन होता है, फिजियोलॉजी जो उसकी होती है वो किस प्रकार की होती, कैसी होती है, तो ये हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, यही आग्रह है। धन्यवाद।